बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फवाद अहमद और मेरे साथ हैं फवाद चौधरी साहब। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बयानिए की, क्रिकेट मैच के ऊपर भी ज़रूर बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब का आज का ट्वीट बड़ा हौसला अफजा था, जिसमें उन्होंने भारतीय वज़ीर आज़म से ये अपील की कि अपने जो डिसीजन को कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने नहीं खेलना या पाकिस्तान अपनी टीम को नहीं भेजना, उस पर नज़रसानी की अपील की। इसके साथ साथ सियासी टेम्परेचर जो है वो बहुत हाई है आज के मैच की तरह, उस पर भी बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब के बाद जो है वो क्रिकेट मैच के ऊपर कुछ एनालिस्ट लेंगे, कुछ साबिक क्रिकेटर्स को लेंगे और ज़रूर मैच के ऊपर ही बात करेंगे। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया आपका। चौधरी साहब आपका ट्वीट बड़ा अच्छा लगा आज देख के, लेकिन आप आज की शिकस्त को भी समझते हैं कि ये हुकूमत जिम्मेदार है। जिस तरह से आपने पिछले मैच में, बल्कि 2-3 मैच पहले एक ट्वीट के अंदर आपने नाराज़गी का इजहार किया था कि इस हुकूमत का साया पाकिस्तान की टीम के ऊपर भी पड़ा है। सही है। नहीं तो बात की होती, लेकिन आज का मैच तो वैसे बड़ा अच्छा खेल रहे थे। अनफॉर्चुनेटली अंपायर की आखिरी जो 3 गेंदों के ऊपर जो डिसीजन थी, वो हमारा जो नवाज था वो पहले ही थोड़ा प्रेशर में था और अंपायर के फैसले ने उसको और प्रेशर में कर दिया। तो इतने बड़े मैचेस होते हैं जहां 1 लाख आदमी, आज मैं देख रहा था कि तकरीबन 90,000 से जायद 90,000 90,000 और से ज्यादा लोग जो हैं वो आज का मैच देख रहे थे, यानी 1 लाख के करीब। और टेलीविजन के ऊपर भी जाहिर है कि इसको करोड़ों लोग जो हैं वो देख रहे थे। इतने बड़े प्रेशर नए प्लेयर को कई दफा मुश्किल हो जाता है। सो मेरे ख्याल में नवाज ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, जिस तरह से उन्होंने गेम को आखिरी गेंदों तक लेके आए। लेकिन कोई बात नहीं, आई थिंक विश हिम गुड लक। अच्छा अच्छा, फवाद साहब आपने अंपायर और फिर नवाज का तस्करा साथ साथ किया, उसको हम सियासी मायने भी पहना सकते हैं। हाँ, क्रिकेट को क्रिकेट रहने दें। इसलिए तो मैंने मोदी साहब से कहा है कि आपकी जो पॉलिसीज हैं उनके तो हम सख्त नाकिद हैं, और वो हम सख्त खिलाफ भी रहेंगे जो कश्मीर में हो रहा है, जो चीजें हो रही हैं। लेकिन देखिए, इसमें भारत के अवाम जो हैं उनको हमें डिफरेंट करके देखना होगा। सो इसलिए मैं हमेशा इस बात का हामी हूँ कि हमें भारत की जो सियासी हुकूमतें हैं और उनके जो फैसले हैं उसके ऊपर तो शदीद हमें उसको तनकीद करनी चाहिए। लेकिन पीपल टू पीपल कोई भी ऐसे काम जिससे पीपल टू पीपल रिलेशनशिप बनते हैं, हमें वो बढ़ाने चाहिए। अच्छा, आपने अभी बड़े आड़े हाथों लिया है बिलावल भुट्टो साहब को, लेकिन अगर हम रिकॉर्ड उठाकर देखें तो अली वजीर साहब, वो भी तहरीक इंसाफ के दौर में गिरफ्तार हुए। और भी इंसानी हकूक़ की बहुत सारी पामालियाँ होती रहीं। मोहसिन बेग साहब का एक वाक़या लोग कोट करते हैं आजकल के तनाजुर के अंदर, जब आज़म सवाती साहब गिरफ्तार होते हैं, शहबाज गिल के साहब के साथ कुछ ऐसे मामला होते हैं जो नहीं होने चाहिए थे। तो अभी आपने ट्वीट किया है, बिलावल भुट्टो साहब के ऊपर आपका इतना नाराज़गी और बरहमी का मामला क्यों है? मैं तो बड़ा हैरान हो गया हूँ आपके कंपैरिजन सुन के। अली वजीर के ऊपर जो केस है वो बिल्कुल सही केस बना था। जो भी इस तरह से आज भी जो इन्होंने किया है वहां पे तमाशा लगाया है। जिस तरह से हमारी जो माएँ हैं वो वर्दी में अपने बच्चों को इसलिए तो लहर में नहीं उतारती कि इस तरह के बातें जो हैं वो सुननी पड़े और उनके ऊपर इस तरह के इल्जाम जो हैं वो लगाए जाए। दूसरा जो आपने मोहसिन बेग को कहा, मुझे नहीं पता कि आपको कैसा लगेगा अगर टीवी पे बैठ के कोई आपके बारे में ये कहे कि आपके फलाने मर्द से ताल्लुकात है, और आपका अगर आप समझते हैं कि उसके ऊपर केस नहीं होना चाहिए तो ये तो फिर आपकी मर्जी है। केस लेकिन का मसला पाकिस्तान नहीं का है। अब कानून इसका इजाजत नहीं देता। ज्यादा ज्यादा इसमें अफसोसनाक मामला था जो एफआईए की कार्रवाई थी, घर चादर चार दीवारी का तहफ्फुज था। खैर वो एक पुराना मामला हो गया, हम थोड़ा सा आगे चलें अगर फवाद चादर साहब। चादर क्या चादर चार दीवारी का तहफुज था? वारंट लेके गए थे उसको अरेस्ट करने, 3 दिन भी अंदर नहीं रहे थे वो, उनको छोड़ दिया गया। ये तो अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान में किसी की इज्जत महफूज नहीं है। आप परसों देखें, कल जो जंग अखबार की हेडलाइंस हैं पाकिस्तान में और है, लंदन में और है। या आपने मीडिया का जो तमाशा बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, 4 सेठों को आप अपनी तरफ कर लें, उसके बाद दुनिया जान की बकवास करवा लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला कोई पूछने वाला नहीं, किसी की इज्जत महफूज नहीं है। ये तो बिल्कुल इजाजत नहीं होनी चाहिए। अच्छा चौधरी साहब, अब इमरान खान साहब की गुज़िश्ता रोज़ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें कुछ थोड़े से मायूस से लग रहे थे, कि उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि ये इलेक्शन नहीं कराएंगे। साथ ही उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात भी की। तो दोनों चीज़ों को अगर साथ मिलाकर देखें, आपको यकीन हो कि इलेक्शन नहीं कराया जाएगा, फिर भी आप लॉन्ग मार्च की तरफ जाएं, तो लॉन्ग मार्च का मकसद आखिर क्या होगा फिर? नहीं, वो तो लॉन्ग मार्च तो इसलिए कर रहे हैं ना कि हमें यकीन है कि इंसान के बच्चों की तरह ये बात नहीं मानेंगे। और आप ये लोग जो हैं ये लॉन्ग मार्च की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कराने के लिए। और पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके ऊपर जिसको भी समझ है थोड़ी बहुत भी, वो मायूस ही होगा।
यहाँ पे लोगों को जो है जेवर बेचने पड़ रहे हैं अपने बिजली के बिल देने के लिए। 8 लाख से ज्यादा नौकरियां तो सिर्फ फैसलाबाद में चली गई हैं, जहाँ लूम्स बंद हो गई हैं। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बिल्कुल नीचे आ गई है। इकोनॉमी जो है वो शैटर्ड है। तो किसी बंदे का, जो भी बंदा थोड़ी बहुत अकल रखता है, उसका तो जाहिर है कि इसके ऊपर बड़ा ऑब्जेक्शन होगा। अच्छा, अंसार अब्बासी साहब की खबर कल थी, ख्वाजा आसिफ साहब ने तो उसका डिनाइल दे दिया था। इमरान खान साहब ने कहा कि मुज़ाकरात होने चाहिए सियासी जमातों के दौरान, और खान साहब के मुंह से ये बात थोड़ी सी इस दफ़ा मुख्तलिफ इसलिए लगी कि खान साहब अमूमन मुज़ाकरात की बात नहीं करते थे, वो स्टक थे किसी एक ख़ास मामले के ऊपर। तो कल की खबर की कुछ तस्दीक या तरदीद आप करेंगे जो अंसार अब्बासी साहब की थी? देखिए, बात यह है, हमारा मौकफ पहले दिन से ही ये है कि इंतखाबात के फ्रेमवर्क के ऊपर मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं। हम्म। और यही पाकिस्तान, जो भी जमहूरियत होती है वहाँ पे हम हर वक्त खंजर उठा के तो नहीं फिर सकते। जाहिर है कि आपने एक मुद्दा है, उसके ऊपर अगर बातचीत हो रही है तो उससे अलावा और क्या आपके पास चांसेस है। हमने पूरी कोशिश की है, कर रहे हैं, करते रहेंगे कि पाकिस्तान में हम फसाद के बगैर इंतखाबात तक पहुंचे। ये हमारी एक बुनियादी थीम है हमारी तमाम तर जदोजहद का, और उसके लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। अच्छा, कल आपने बड़ा एक अहम बयान दिया, आपने कहा कि कौमी लीडरान को अगर इस तरह से नाअहल किया जाएगा तो उससे रियासत या मुल्क कमज़ोर होता है। तो नवाज शरीफ के फैसले के साथ भी आप यही समझते हैं कि रियासत मुल्क को कमज़ोर करने का सबब था? देखिए, नवाज शरीफ के एक्शंस को अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान से जिस तरह से उन्होंने $100 मिलियन का तो सिर्फ एक अपार्टमेंट उनके बेटे ने बेचा, उसके बाद जो उनकी अपनी प्रॉपर्टीज हैं, अगर आपको लगता है कि 100-150 अरब रुपया पाकिस्तान से लेके जाना पाकिस्तान को मजबूत करता है, तो फिर नवाज शरीफ की डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल गलत है। और अगर आपको लगता है कि इतना ज़्यादा पैसा अगर आप पाकिस्तान से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बाहर ले जाएंगे तो उसके नतीजे में मुल्क तबाह हो जाएगा, तो फिर वो फैसला दुरुस्त है। लेकिन नाअहली तो बेटे से तनख्वाह ना लेने पर थी ना चोई साहब? ये जिसने भी कहा है उसको, उसने वो फैसला ही नहीं पढ़ा, ना ही उन्होंने 3 साल अपनी प्रोसीडिंग्स देखी हैं। उस फैसले को, उसमें उन्होंने जो दो हिस्से बनाए थे, एक हिस्सा था जो क्रिमिनलिटी है, एक हिस्सा था जो चीजें छुपाई गई। जो छुपाई गई उनमें दुबई की जो कंपनियां थी उनका एक नेटवर्क था जो छुपाया गया था और वो डिस्क्लोज नहीं किया गया था। और उस नॉन डिस्क्लोजर के ऊपर दुबई की उनकी कंपनियां थी जिसमें नवाज शरीफ शेयर होल्डर थे, और तनख्वाह भी उनकी इंटाइटलमेंट थी, वो उन्होंने डिस्क्लोज नहीं की थी। तो जो बुनियादी तौर के ऊपर ये जो कंपनियां थी दुबई की, ये एक वेब क्रिएट किया गया था मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। और इन्हीं कंपनियों से मरियम नवाज को 80 करोड़ रुपया एक मिला, उसके बाद हुसैन नवाज को, उसके बाद इनके जो गार्ड्स थे, कुक्स थे, इनके जो तमाम काम करते थे घर वाले, उनको भी पैसा वहीं इन्हीं कंपनी से जो है वो मिलता था और यहाँ पे आता था। अच्छा, खान साहब भी तो असासे छुपाने के मुर्तकिब हुए ना। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आप 2 दिन से बड़ी तनकीद कर रहे थे, आज तो तफसीली फैसला भी आ गया है। आप खुद भी वकील हैं फवाद साहब, गैर जरूरी तनकीद नहीं थी? जाहिर है कि तफसीली फैसले में कुछ वक्त तो लगता है, सबको पता है। पहली बात तो यह है कि अभी तक तफसीली फैसला सामने नहीं आया। जो फैसला रिजर्व किया गया था, कई हफ्ते रिजर्व रहा, वो फैसला सुनाने के लिए था। और असूली दौर के ऊपर जब तक फैसला मौजूद नहीं था, उसके सिग्नेचर नहीं थे, फैसला सुनाया ही नहीं जा सकता। अब आज भी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैसला चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ने इसको डिनाई किया है। आप देखते हैं कि कल कोर्ट में उनकी क्या उसके ऊपर जो है वो पोजीशन आती है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के ऊपर जो छुपाया गया है, वो क्या छुपाया गया है हमें तो पूरी समझ नहीं आई। हर चीज जो है वो उनकी डिस्क्लोज्ड है। अगर कोई चीज छुपाई गई है तो हमें बता दें, उसकी वजाहत करनी चाहिए। इमरान खान उसकी वजाहत करेंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन का जो पूरा किरदार है, खासतौर पर तफसीली फैसले में उन्होंने एक वजाहत दी है कि सुप्रीम कोर्ट ने 62-63 के ऊपर उनको इख्तियार दिया है कि वो फैसला करें, इलेक्शन कमीशन फैसला करे अहलियत का और नाअहली का, सादिक और अमीन का। तो इस पॉइंट से आप मुत्तफिक हैं? मेरा नहीं ख्याल सुप्रीम कोर्ट ने किसी फैसले में भी ये अख्तियार इलेक्शन कमीशन को दिया है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के तो दर्जनों फैसले हैं जिसमें कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो कोर्ट नहीं है, और चूंकि वो कोर्ट नहीं है इसलिए वो किसी किस्म की डिक्लेरेशन जारी कर नहीं सकता। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस इलेक्शन कमीशन के जो दो मेंबरान हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सिंध के जो मेंबर हैं, उनके खिलाफ हम रेफरेंसेस फाइल हैं।
अब ना वो रेफरेंसेस सुने जा रहे हैं और हमें मजबूर किया जा रहा है कि हम इन्हीं के सामने अपने केस पेश करें। तो जो प्रिंसिपल है कि नो बॉडी कैन बी अ जज इन हिज ओन कॉज, वो तो मर ही गया है पाकिस्तान में। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी ज्यादती की बात है कि इनको बजाय इसके कि इनको हटाया जाए वहां से, वो हमारे केसेस के फैसले करते फिरेंगे। अच्छा, थोड़ा सा लॉन्ग मार्च की तरफ आ जाए। खान साहब ने कहा कि लॉन्ग मार्च जो होगा वो पुरअमन होगा, उसमें फैमिलीज आएंगी। तो क्या बैकडोर में कुछ ऐसी बातचीत हो गई है कि आप आएँ, मुजाहरा करें, लॉन्ग मार्च करें और उसके बाद वापस चले जाएं? थोड़ा सा इसका वजाहत कीजिएगा। नहीं, बिल्कुल वापस तो जाना ही है, इस निज़ाम को लपेट के वापस जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा अच्छा, फवाद साहब, अगर इमरान खान साहब की नाअहली बरकरार रहती है, ज़ाहिर है कोर्ट ने आपकी हफ्ते को भी समाअत उस तरीके से नहीं की जिस तरह से आपने फ़ौरन समाअत की दरख्वास्त की थी, तो कौन क़यादत संभालेगा? सुबह लग गए केस, सुबह इंशाल्लाह फौरी ताला रिलीफ केस ना लग मिला गया। तो फिर क़यादत कौन इमरान खान संभालेगा? के आखिर पार्टी तो किसी ने चलानी है ना। नहीं नहीं, ये केस ही मजाक का केस है। इमरान खान ही तहरीके इंसाफ है। इमरान खान के अलावा कोई और कौन है पार्टी के चला सकता। अच्छा चौधरी साहब, एक चीज़ और बताइएगा कि लॉन्ग मार्च का प्लान है क्या, कहाँ से शुरू होगा? क्या सूबे जो है वफाक के ऊपर, जिसको जिस तरह से वफाकी हुकूमत कह रही है कि हमलावर होंगे, हमने देखा कि एक बहुत नाखुशगवार वाक़या भी हुआ इलेक्शन कमीशन के बाहर, कि एक गोली चली। तो लॉन्ग मार्च का प्लान क्या है? कितना हुकूमतें आपके साथ ताउन करेंगी दोनों जानिब की? जी इंशाल्लाह ये जुमेरात या जुमे को अनाउंस करेंगे कि पूरा प्लान क्या है। जी चौधरी साहब, एक बिल्कुल आखिरी चीज़ बताइएगा, आखिरी एक आध मिनट रह गया है, कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो तारीफ़ बाजवा साहब की कर रही हैं फैटफ के मामले पे। तो आप भी क्रेडिट देते हैं फैटफ का अब बाजवा साहब को और पाकिस्तान आर्मी का जो शोबा बना हुआ था फैटफ के हवाले से? नहीं, बिल्कुल कोई शुबा नहीं। हाँ, इसमें फौज ने, जनरल बाजवा साहब ने पर्सनल बड़ा इंटरेस्ट लिया, फौज ने बड़ा इंटरेस्ट लिया, और इमरान खान ने जितनी भी मीटिंग्स इस सिलसिले में की थी, फौज और जनरल बाजवा साहब ये इंटेग्रल पार्ट थे उन मीटिंग्स का। और हमाद अजहर ने जो है वो सिविल साइड की टीम लीड की थी, और जनरल नुमान जकरिया जो भी प्रमोट हुए हैं वो फौज की तरफ से इसको लीड कर रहे थे। और जनरल बाजवा साहब का बहुत इसमें पर्सनल इंटरेस्ट था, जिसमें कोई शुबा नहीं है कि उन्होंने सिविल हुकूमत को, इमरान खान की हुकूमत को इसमें भरपूर ताउन जो है वो अपना दिया। अच्छा चौधरी साहब, एक बिल्कुल आखिरी में, अब सियासी सूरत मुल्क की किस तरफ जा रही है, अगला हफ्ता कितना अहम होगा? खान साहब कहते थे जुमेरात जुम्मे को मैं ऐलान करूंगा मार्च का, तो कितना अहम इस हफ्ते को समझा जाए सियासत में? इस हफ्ते को अहम तरीन समझा जाए, और इंशाल्लाह ताला ये पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी का जो नुक्ता आगाज होगा, जो इस हफ्ते में इंशाल्लाह मार्च शुरू होगा। बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो क्रिकेट पे बात करेंगे, क्योंकि आज पूरी कौम जो है वो जिस तरीके से सियासी दर्जा हरारत हाई हो रहा है, इस तरीके से क्रिकेट का भी एक बुखार था पूरी कौम को। अच्छा मुकाबला किया, लेकिन खामियों के ऊपर जब तक हम बात नहीं करेंगे उस वक्त तक जो है वो खूबियाँ उजागर नहीं हो सकेंगी और आगे का लाएमल तय नहीं हो सकेगा। ब्रेक के बाद क्रिकेट के मौजू की तरफ आएंगे। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ जो है वो शुएब जट साहब हैं, ARY के स्पोर्ट्स एंकर हैं, और इसके साथ साथ मारूफ क्रिकेटर इमरान नज़ीर ने हमें ज्वाइन किया है। आज के मैच की जो खास बात मुझे लगी, जो बयानिया खास लगा, वो पाकिस्तानी कौम का था कि लोग मैच के मेरिट्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि कप्तानी के अंदर मामला हो सकता है, नो बॉल थी या नहीं थी, इस तरह की दीगर कंट्रोवर्सीज के ऊपर भी बात हो रही है। दुनिया भर में होती है स्पोर्ट्स के ऊपर इस तरह की कंट्रोवर्सीज, एक आम सा मामला है कि जिसके ऊपर शायकीन बात भी करते हैं और हारने वाली टीम खास तौर पर बात करती है, लेकिन तोड़फोड़ का मामला नहीं है। लोग मुश्तिल नहीं है अपने खिलाड़ियों को उल्टी सीधी बातें नहीं सुना रहे। ये एक अच्छा मामला है। ज़ाहिर है वर्ल्ड कप अभी आगे पड़ा है, पहला मैच था पाकिस्तान का। पाकिस्तान का सफ़र अब कितना मुश्किल होगा वर्ल्ड कप में, इसका भी जायज़ा लेंगे। आज के मैच में किन चीज़ों की वजह से पाकिस्तान हार की तरफ चला गया? हालांकि इब्तदा में जिस वक्त मैच शुरू हुआ, ठीक है कि पाकिस्तान की बैटिंग के साथ कुछ मामला थे, लेकिन जब बॉलिंग शुरू हुई तो पाकिस्तान की जो विन प्रिडिक्शन थी वो तकरीबन 90-80% से मुस्तकिल ऊपर आती रही 10-12 ओवर तक। कहाँ मैच हाथ से निकला ये भी पूछेंगे। इमरान भाई, आप ही से आता हूँ, शुएब जट साहब से मैं ज़रूर तबसरा लूँगा। कहाँ पर आपको मसला लगा? बैटिंग में लगा, बॉलिंग में लगा, या अंपायर के डिसीजंस में लगा कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकालने के लिए कौन सा की फैक्टर था? वेल, सबसे पहले थैंक यू वेरी मच, और मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और जहाँ तक मैच की अगर बात करें
तो सर अब सबसे पहले हम अभी तक मेरा ख्याल है कि सब लोग इस चीज़ को लेके बैठे हैं कि जी नो बॉल है या नहीं था। ये एक सेपरेट इशू है। आई थिंक मेरे ख्याल में जो मैच रेफरी या अंपायर खड़े होते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा बेटर जज करती है। वो दोनों दोनों टीमों के लिए इक्वल होते हैं। हाँ जी, पहले अगर बात करें हम अपनी बैटिंग की तो आई थिंक मेरे ख्याल में मेरे ख्याल में एक अरसे से वही एक फ्लो है कि हमने एक T20 को कभी T20 समझ के खेल ही नहीं रहे हम लोग ना। अगर हमारा बैटिंग लाइनअप आप अगर चेक करें तो उनमें कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई टैलेंट, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई पावर हिटर कोई नजर ही नहीं आता। अगर आप नॉर्दरलैंड की जो नई एसोसिएट टीम आई है इनकी अगर बात करें या ओवरऑल बाकी सब टीमों की बात करें तो उनका टारगेट 200 प्लस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि हमें ये जो कहीं मेरे ख्याल में ऐसे इन चीजों से निकलना चाहिए। और T20 क्रिकेट का जो स्टाइल है, जो खेलनी है, किस तरह खेलनी है, उन चीजों के ऊपर हमें आना चाहिए, ना कि एक दूसरे की तरफ फेंक भी नहीं चाहिए। चीजें जो है वो मेरे ख्याल में क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। आई थिंक मेरे ख्याल में अगर आज के मैच की अगर बात करें तो सबसे पहले चले हमने 160 टारगेट दिया, फिर उसके बाद अर्ली ऑन हमने इंडिया को अराउंड 230, 35, 40 के राउंड के मेरे ख्याल में 4 राउंड किए। हमें वहां पे जो मैच प्लानिंग थी वहाँ चेंज करनी चाहिए। देखिए आया हमें एंड में पिच हमें जो रीड दे रही है वो दे रही है कि हमें एंड में जो फास्ट होना चाहिए, हमने वो एक मैच प्लानिंग भी नजर नहीं आई। हमने वो इसी एक ही फ्लोर के साथ के जी अभी बस अगले 5 ओवर में शायद 8 से 9 आउट हो जाए। मैं क्रिकेट है T20 है, आजकल 10 से 11 बैट्समैन को भी छक्के मारने आते हैं। तो वहाँ आई थिंक मेरे ख्याल में थोड़ी सी लिख के कह सकते हैं आप कोई मैच प्लानिंग जो थी ना वहाँ पे नजर नहीं है कि हमें यहाँ ओवर हमने किस बॉलर को भी यहाँ करवाना है और लास्ट ओवर तक हम अगर जाते हैं तो कौन सा बॉलर हमें यूज करना चाहिए। अच्छा इमरान भाई, एक बड़ा यहाँ पर एक तबसरा होता रहा कि अगर पाकिस्तान के ओपनर भी चल जाते, यानी कि रिजवान और बाबर भी अगर चल जाते तो भी यही स्कोर होना था, क्योंकि उनकी जिस तरीके का स्ट्राइक रेट है और जिस तरीके से वो T20 के स्टार्ट के ओवर हैं, और खासतौर पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे रिजवान शुरू के अंदर, और फिर हमने देखा कि वो एक बॉल पे स्ट्रगल करते करते स्ट्रगल ही कर गए, हालांकि दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है। तो आपको लगता है कि अगर पाकिस्तान अच्छा ओपनिंग स्टैंड देता तो भी 160 स्कोर ही होता? पता है अभी तक हम ओपनिंग शॉट की बात करते रहते हैं। ओपनिंग शॉट से लेके नीचे मिडिल में अगर चेक करें तो मिडिल में कोई आपको नजर आता है? आप तो खैर चलो कंटिन्यू सब लोग चैनल पे इस चीजें डिस्कस करते रहते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक हम अपना ट्रेंड चेंज ही नहीं करेंगे, 20 ओवर शॉर्ट वर्जन गेम है और शॉर्ट वर्जन में 6 ओवर ऐसे होते हैं जो हमने किस तरह यूटिलाइज करने हैं। हम 6 ओवर खेलते इस तरह है कि नीचे वाले भी जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसे प्लेयर्स हैं कि उनका तो मेरे ख्याल में कहीं भी कोई ना चल गए तो चल गए, एक खेली फिर उसके बाद चलो जी बस उसी लीग को लेके सोशल मीडिया लेफ्ट राइट जो है ना बस ये मिल गया हमें और ये अब बैट्समैन ऐसा मिल गया कि ये सारा कुछ करेगा। भाई कभी नहीं परफॉर्मेंस आज तक कभी देखी कभी किसी से आपने। अच्छा इमरान भाई, मैं शोएब जट साहब को भी शामिल कर लूं। शोएब जट साहब, इमरान नजीर साहब कहते हैं गेम प्लान के अंदर भी कुछ हमारी खामियां थी कि जिसका नतीजा निकला कि आखिरी ओवर स्पिनर से हमने कराया और बहुत प्रेशर था नवाज के ऊपर। तो गेम प्लान और खासतौर पर बाबर की कप्तानी के ऊपर भी सवाल उठता है यहाँ पे। फवाद, मैं ये समझता हूँ कि आपने इस मैच को अच्छा खेल कर नहीं हारे बल्कि गलत फैसले करके हारे, और ये फैसले आप टॉस से पहले से कर रहे हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इस मैच में आपने गलत फैसले टॉस से पहले किए हैं। क्या शाहीन शाह अफरीदी मुकम्मल फिट थे? तो इसका जवाब आपको मैच देख के मिल जाएगा कि नहीं। आप हाफ फिट प्लेयर्स के साथ जब जाएंगे तो आप वैसे ही अपनी स्ट्रेंथ को कम कर लेते हैं। एक आपने वो गलत फैसला किया, उसके बाद वही एक ही मसला जो पुराना खड़ा है और आज भी वो मसला वैसे ही है कि आपका मिडिल ऑर्डर क्या कर रहा है। शान ने स्कोर किए, आपके इफ्तिखार ने स्कोर किए। जब इफ्तिखार ने 21 रन का एक ओवर अक्षर पटेल का ले लिया था तो उसके बाद उस मोमेंटम को आपने क्यों नहीं गेन किया? आपके उसके बाद जो बैट्समैन आए, हैदर अली की बात कर लें, आप नवाज की बात कर लें, आप आसिफ अली की बात कर लें, उससे पहले शादाब की आप बात कर लें, इन्होंने क्या वैल्यू ऐड की? देखिए दूसरी टीमें हैं वो छोटी छोटी वैल्यूज अपनी ऐड करती हैं और स्कोर बोर्ड पे 200 रन लगा लेती हैं। इसी तरीके से जब आप उसमें आगे यहाँ पे आपने गलतियां की, जब आप आगे बॉलिंग में, तो बॉलिंग में भी आप मुसलसल गलतियां कर रहे थे। जब आपने उनको शुरू में उनका टॉप ऑर्डर साफ कर लिया तो आपका वही हिसाब हुआ जो आपने एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका के खिलाफ किया था कि 55 पे 5 गालिबन आउट कर लिए, उसके बाद आप रिलैक्स हो गए और रिलैक्स होने का नतीजा ये हुआ कि आपका मैच हाथ से निकल गया। अब जब आपने उनके 4 भड़का दिए थे शुरू में तो उसके बाद आप क्यों नहीं गए गो फॉर किल के लिए?
अगर आप गो फॉर किल के लिए नहीं भी गए तो कम से कम आपको ये कैलकुलेशन होनी चाहिए थी कि आखिर में जाके मैच फंसेगा। विराट कोहली ने ये देखें बताया कि मुझे बार बार पांड्या बता रहा था कि देखें रुकना, आगे जाके मैच जो है वो नवाज के ओवर पे आएगा, और वही हुआ कि नवाज का ओवर आया और वहां पे सबके सामने आपके नतीजा है। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, पहले भी एक मरतबा नवाज के ओवर में इंडिया ने आपको इसी तरीके से लूटा था। और देखिए जहां तक नो बॉल की बात आती है, नो बॉल मुझे लगता है कि सही। मैं शोएब भाई नो बॉल के ऊपर पूरी हमने पूरा हमने गुफ्तगू करनी है। नो बॉल के ऊपर मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं। विराट कोहली ने एग्रेशन से नो बॉल मांगी। मैं नो बॉल के ऊपर पूरी आपसे बात करनी है। मैं थोड़ा इमरान नजीर साहब से स्टांस ले लूं। इमरान भाई, आपको लगता है कि नो बॉल का मामला कोई कंट्रोवर्सी है, लेकिन एम्पायर का हक नहीं है कि वो नो बॉल दे या किस बॉल को किस तरीके से ट्रीट करे? शोएब जट साहब से मेरी ये प्रोग्राम से पहले बात हो रही थी तो कहते थे कोहली के कहने पर दी है, अभी भी उन्होंने यही बात की है कि कोहली के कहने पर दी है। तो कितना आपको लगता है कि यहाँ पर अंपायरिंग का कोई फॉल्ट? मुझे एक बात बताएं माजरत के साथ, आप जो है ना, हमारा सबसे पहले जो हमारी खामी है ना इसके ऊपर डिस्कस करनी चाहिए, ना कि एक्सक्यूज आप बनाए कि जी ये नो बॉल है या नहीं। अंपायर भाई किस लिए करे होते हैं? मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही बेटर जज करते हैं, और अगर उन्होंने नो दे दिया तो मैच रेफरी को अगले रिव्यू देते हैं कि यार आप चेक कर ले। अंपायर ऑन बॉल फील्डिंग अंपायर सब किसी को लेते ही नहीं जल्दी। मैं यही कह रहा हूँ कि नो बॉल थी, मैं ये कह रहा हूँ कि नो बॉल पे मैं नहीं कर रहा, वो नो बॉल थी, लेकिन कंट्रोवर्सी तब बनी कि नो बॉल विराट कोहली के कहने पर दी गई। वो नो बॉल थी, जेन्युइन बात है, वो नजर आ रहा है कि वो नो बॉल है। विराट कोहली ने एग्रेशन में जब नो बॉल मांगी कि नो बॉल नहीं है तो उन्होंने नो बॉल दी, इधर से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। जी इमरान भाई देखिए ये सारी चीजें जो है ना, अब हम एक्सक्यूज वो कहते हैं बैकअप सारे एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को हम बैकअप करें, ये सारी चीजें एक्सक्यूज में आती है। मैं एज ए क्रिकेटर अगर बात करूँ ना, पहले जो हमने जो चीजें लिस्ट पे की है, जो प्लानिंग एक मैच प्लानिंग होती है, उस पर आप पूरा इम्प्लीमेंट ही नहीं करते। फिर मेरे ख्याल में फिर तो फ्यूज है, फिर जिस तरह मर्जी आप ले कि एक दूसरे के ऊपर डालेंगे तो वो गलत बात है। जो मिस्टेक हमने की है एज ए क्रिकेटर, मैं उस पर बात करूंगा। देखिए ये नो बॉल वाला सीन जो है ना, सीन मेरा मैच क्रिकेटर मैंने भी देख रहा था मैच, वो मेरी नजर में भी नो बॉल ही था। बाकी ये एक अलग बात है कि अंपायर ने गलत दे दिया, कोहली के कहने पे दिया। भाई ऐसा बैट्समैन के कहने पे कभी अंपायर डिसीजन नहीं लेते, नंबर वन। एज ए क्रिकेटर मैं ये बात कर रहा हूँ। दूसरा मुझे एक बात बताई, जब 4 ओवर उनके हुए हैं तो उस वक्त मेरा ख्याल है कि नवाज और उसको जो आपके बाकी शदाब है, आप उनको बॉलिंग करो, शदाब अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, एक एंड से कम एक बॉलर के अगर पार भी जाते हैं रन से, तो दूसरा बॉलर आपसे अच्छे बॉलिंग कर रहा है, वो कवर कर रहा है। एंड में शहीन और हारिस रऊफ के आप बॉलिंग करवाएं, अच्छा 3 आपके पास बॉलर है, फिर आप कहते हैं कि हमने इसको एज ए ऑलराउंडर डाला है। बीच में ऑलराउंडर वाली की जगह आपको नजर आई है, कुछ छठा बॉलर नजर आया आपको, आप इससे बॉलिंग करवाए, चांस ले। आपके सामने मेन जोन के 3 बैट्समैन खेले, विराट कोहली और पांड्या। तो मेरा ख्याल है कि आप अपनी गलती माननी चाहिए कि हाँ हमारे से ये नहीं। बिल्कुल ठीक है इमरान नजीर साहब, गलती माननी चाहिए, गलती मानेंगे तो फिर गलती दुरुस्त करने का कोई मौका मिलेगा। इमरान नजीर साहब आपका शुक्रिया। शोएब जट साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। क्रिकेट पे तामीरी तनकीद का वक्त आ गया है, क्योंकि अब क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद नहीं है। हाफिज इमरान साहब हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एंकर ARY से ताल्लुक़ रखते हैं। शोएब जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब भाई मैं आपकी तरफ ही आता हूँ। इमरान नजीर साहब का कहना यह था कि आप बहानेबाजी नहीं हमें करनी चाहिए, जिस तरह से लोग इस वक्त, अगर आप पूरा सोशल मीडिया उठाकर देखें, हालांकि आपने मैच से शुरू में कहा था कि टॉस हारने के बाद 30% मैच हाथ से निकल गया। सुना ARY की ट्रांसमिशन में भी आज बड़ी गर्मा गर्मी हुई है, काफ़ी आपको जो है ना वो लोगों ने पकड़ने की कोशिश की है कि आप इंडिया को शायद सपोर्ट कर रहे हैं। तो इमरान नजीर साहब की बात दुरुस्त नहीं है कि हम बजाय इसके कि बहानेबाजी करें, हमें अपने फॉल्ट्स को देखना चाहिए, गलतियों को देखना चाहिए? देखिए बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है कि अब फेस सेविंग की जाएगी, ये नो बॉल को लेके फेस सेविंग की जाएगी, नहीं होती। जो चैंपियंस टीमें होती हैं या जो बड़ी टीमें होती हैं, उनको एक्सक्यूजेस नहीं बनाने होते, उनको एग्जीक्यूशन देनी होती है। और मैंने आपको कहा ना कि एग्जीक्यूशन गलत है। आपको ये टीम मैनेजमेंट से पूछना होगा कि फखर जमान अगर अनफिट हैं, क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शादाब फखर जमान के बारे में बाबर आजम से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी वो फुली फिट नहीं। अगर एक खिलाड़ी फुली फिट नहीं तो वो स्क्वाड में क्या कर रहा है? अगर शाहीन शाह अफरीदी फुली फिट नहीं तो वो मैच क्यों खेल रहे हैं? आप आज का मैच उनको खिला के 2023 का वर्ल्ड कप भी खतरे में डाल रहे हैं। ये आपको मानना होगा कि आपने गलत फैसले किए हैं। मैंने आपको बताया ना, आज का मैच आप
पुअर कैप्टनसी, अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ेगा, पुअर कैप्टनसी भी इसकी एक वजह है। कप्तानी में जब अच्छे फैसले नहीं होंगे तो तब यकीनी लेकिन जट साहब कथा कलामी की मदद, मुझे सिर्फ एक बात बताए ना, हम एक तरफ ये कहते हैं कि जी अगर स्पिनर को पहले लगा देते, 16-17 ओवर के ऊपर लगा देते नवाज को, नवाज का ये ओवर रह गया था, तो फिर मैच इतना आगे तक आता ही नहीं। नवाज ने पहले भी 20 रन खाए थे ओवर के अंदर, नवाज जो है वो 20-25 रन खाते तो मैच इतना आखिर तक आता ही नहीं। अटैक क्रिकेट करें तो भी तनकीद है। बात यहाँ पे फवाद भाई, बात यहाँ पे ये है कि 4 दिन से मेलबर्न में बारिश हो रही है, तकरीबन 4 दिन से जब बारिश हो रही है, ड्रॉप इन विकेट्स हैं, आप सबको पता है कि वहां पे अब आपको 4 पेसर्स के साथ जाना चाहिए। आप 4 पेसर्स के साथ क्यों नहीं गए? आप एक हाफ पिच देखें, आपके 2 पेसर थे, ठीक है, नसीम शाह और हारिस रऊफ, तीसरा आप हाफ फिट बॉलर के साथ गए। यार खुदा का वास्ता है, लोगों को ये सच बताएं कि अगर एक बॉलर फिट नहीं है, और वो भी फास्ट बॉलर जितने आके लैंड करना है, अपने पैर पे जोर डाल के बॉल करानी है, अगर वो फिट नहीं है तो वो कैसे अच्छा बॉल करेगा? आपसे स्ट्रेटेजिकल जो गलतियां हुई है ना, स्ट्रेटेजिकल, वो आपको माननी होंगी। मैच आप हारे हैं, आपने अच्छा खेला, इसकी तारीफ अपनी जगह, लेकिन हम क्यों ये बार बार सुनने को मिलता है कि अच्छा खेल के हार गए? अरे यार, जब अच्छा खेल के जीतना चाहिए था। जट साहब मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। जीता हुआ मैच आपके हाथ से जीता हुआ मैच छीन के लेके गया है, जीता हुआ मैच चला गया। हाफिज साहब आप क्या कहते हैं? आज का पूरा मैच अगर देखें, बाबर की कप्तानी के ऊपर भी शोर मच रहा है, बाबर की बैटिंग के ऊपर भी मामला ये है कि बिल्कुल शुरू के ओवर के अंदर वो अर्शदीप सिंह से आउट हो गए, कि जो हमारे पिछले मैच का एशिया कप का हीरो था, हमारे लिए हीरो था। तो बाबर की कप्तानी के ऊपर सवालात आपको लगता है जायज है? देखिए जी, कुदरत का निज़ाम है, कभी पाकिस्तान की टीम हारती है, कभी जीतती है। कुदरत का निज़ाम है, कभी कैच छूटते हैं। अच्छा, कुदरत का निज़ाम होना नहीं चाहिए ना हाफिज साहब? कुदरत का निज़ाम है कि कभी आप दुनिया फिट खिलाड़ियों को खिलाती है, आप अनफिट खिलाड़ियों को खिलाते हैं। कुदरत का निज़ाम है कि एक खिलाड़ी मुसलसल नाकाम होता है, वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होता है। कुदरत का निज़ाम है कि बारिश में भी हार जाते हैं, कुदरत का निज़ाम है कि धूप में भी हार जाते हैं। देखें, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर कई माह से मुसलसल बात हो रही है। अगर आप सिर्फ बाबर आजम की कप्तानी की बात करते हैं आज के इस मैच में, तो अकेले बाबर आजम तो कप्तान नाकामी की जिम्मेदार नहीं है। हाँ, कप्तानों से गलतियां होती हैं, उनसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान से जो मैच आज पाकिस्तान का मैच जो इंडिया ने, वो पाकिस्तान से फतह छीनी है। जब आप 4 आउट कर लेते हैं, 30-32 के ऊपर 4 विकेट्स हासिल कर लेते हैं, और उसके बाद फिर आप ये समझते हैं कि एक खिलाड़ी चौथे ओवर से लेके 19वें ओवर तक रन्स बनाता चला जा रहा है, तो क्या आप उसके रन्स बनाने की रफ्तार को रोक सकते हैं? जिसने 15 ओवर रन्स बनाए हैं ना, वो 16वें ओवर में भी रन्स बनाएगा। आप रोक नहीं सकते हैं। आपको तसलसल तोड़ने के लिए विकेट लेना पड़ते हैं। तसलसल आप उस वक्त नहीं तोड़ सकते हैं कि जब आप उनको रन्स बनाने से 15 ओवर ना रोक सकें और 16वें ओवर में रोकेंगे। तो इसलिए जो गलती हुई है कप्तानी के एतबार से, ठीक है, एक रिस्क कप्तान ने लिया जो कि ज्यादा खतरनाक था, एक खतरा मोल लिया जिसमें नाकामी के इम्कान ज्यादा थे। अभी मैं सईद अजमल साहब के साथ बैठा हुआ था थोड़ी देर पहले जब ये मैच चल रहा था, तो वो जब 13वां-14वां ओवर आया था, वो कह रहे थे कि जल्दी जल्दी ये स्पिनर का एक ओवर करवा दें। मैं कह जी क्यों, तो अनुचिति पई है। सईद अजमल साहब को वैसे लोग भूले नहीं है, माइकल हसी से आज भी याद करते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया वाला सेमीफाइनल जो था। मैं 18 खा के बैठा, स्पिनर जितना मर्जी अच्छा हो, उसके खिलाफ आपको ज्यादा रन्स बनाने के इम्कान ज्यादा होते हैं कि बन जाते हैं। इसलिए जो कप्तानी की बातें हैं वो आज से तो नहीं है। अब लोगों को ऐसी बातें सुनने का शौक नहीं है, या लोग ऐसी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। हम ऐसा है कि हम कबूतर बने हुए हैं और अपनी आंखें बंद करके ये कोशिश करते हैं कि शायद बिल्ली हमें देख के किसी और तरफ चले जाए। साहब एक क्विकली एक चीज बताइएगा, मैं शोएब जट साहब की तरफ आऊंगा क्योंकि प्रोग्राम हमने इख्तिताम की तरफ लेके जाना है। पाकिस्तान के अब आगे क्या चांसेस आपको नजर आते हैं? वर्ल्ड कप का पूरा टूर्नामेंट तो अभी पड़ा है, पहला मैच था पाकिस्तान का। देखें, ये जो आज पाकिस्तान को नाकामी हुई है ना, ये बहुत बड़ा धचका लगा है, क्योंकि 2 तरीके से आप हारे हैं। एक ये कि आप जीता हुआ मैच हारे, दूसरा ये कि आपके बॉलर्स की पिटाई हुई, तीसरा ये है कि आपके वीक लिंक एक्सपोज हुए हैं एक मरतबा फिर। स्पिनर्स के खिलाफ भी रन हुए, शाइना अफरीदी को आपने हाफ फिट खिलाया और आपने उसका इम्पैक्ट खराब किया। एक अच्छा भला इम्पैक्ट जो उसका था दुनिया के ऊपर, आपने उसको खराब किया, और ये वीक लिंक एक्सपोज हुआ है। अगर शाहीन पहले 2 ओवर्स में कामयाब नहीं होते हैं नए बॉल के साथ, और मेरा नहीं ख्याल कि इस फिटनेस के साथ उनको खिलाना चाहिए था, वो दुनिया के बेहतरीन बॉलर हैं। आपने सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए अपने नहीं, दुनिया के बेहतरीन बॉलर के मुस्तकबिल को दाव पर लगाया है। अच्छा हाफिज साहब, मैं शोएब जट साहब से जरा क्लोजिंग ले लूं। शोएब भाई, आप क्या कहते हैं, कितना चांस है पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में आगे अगले राउंड तक जाने का?
यार देखें, ये जब वर्ल्ड कप के भी वार्म अप मैचेस भी शुरू नहीं हुए थे, वो जो पहले के राउंड था वो भी शुरू नहीं हुआ था, मैंने एक सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी और उसमें मैंने अपनी फाइनल फोर में पाकिस्तान को नहीं रखा था। और उसके बाद मुझे जो सुनने को मिला वो ऐसा ऐसा सुनने को मिला कि एकदम आपकी हुब्बुल वतनी भी जो है ना वो खतरे में डाल दी जाती है। अब आप एक नहीं कई मरतबा। मैं वैसे ही करूं, लेकिन देखें ऐसा ही नजर आ रहा है। लोग समझ रहे हैं कि आज का मैच पाकिस्तान बड़ा क्लोज खेला है तो पाकिस्तान अगले मैचेस भी क्लोज खेलेगा। भाई अगले मैचेस इस तरह के ट्रैक पे नहीं मिलेंगे, खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करें चीजों को। अगले मैचेस जो है वो अगर आपको बैटिंग ट्रैक पे मिल गए तो आप बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। आपको ये समझना होगा, आज आपके 2 लोगों ने 50 किए लेकिन बाकी टीम आप देखें तीसरा स्कोर डबल फिगर में शाहीन अफरीदी का गया। अच्छा जट साहब एक तारीफ भी बनती है आज आपकी तरफ से। इफ्तिखार पे बहुत तनकीद थी कि उन्होंने कह दिया मैंने ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारने, आज 3 छक्के मारे उन्होंने लगातार। बिल्कुल जी, उन्होंने 3 छक्के मारे और हम उनकी तारीफ कर रहे हैं। जिस दिन वो छक्के मारेंगे हम तारीफ करेंगे, लेकिन जो बाकी 4 बैट्समैन आपके स्कोर नहीं किया, आसिफ अली आपका मुसलसल ड्रॉप हो रहा है, हैदर अली की एक इनिंग को आप उठा के नाच रहे हैं, बाकी उन्होंने क्या किया है। उसके अलावा आप बात कर लें मोहम्मद नवाज की, ऑन एंड ऑफ परफॉर्म करते हैं। देखिए आपको मुस्तकिल मिजाजी चाहिए होगी, शादाब खान को आप जबरदस्ती टॉप ऑर्डर में फिट करना चाह रहे हैं। बहुत शुक्रिया शुएब भाई, मैं बात आपकी बिल्कुल समझ गया। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपका भी बहुत शुक्रिया हाफिज इमरान साहब। बस मैं तो एक ही चीज कहूंगा बहैसियत पाकिस्तानी, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, टूर्नामेंट में आगे की तरफ जाओ। जांबाजों से भी यही उम्मीद है कि वो जान लगाएंगे, टूर्नामेंट में आगे की तरफ जाएंगे। हार जीत होती रहती है, आगे भी हार जाएंगे तो कोई हमें मसला नहीं है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान की क्रिकेट को इसी तरीके से खुश देखे कि कम अज़ कम आज अपने मुस्कुराहट के साथ तो हम ये प्रोग्राम कर पा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट की है। याद दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।